नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हमारे तीनों सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इन तीनों सेगमेंट्स में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। सर, आप ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मनरेगा के जो मजदूर हैं अभी काम सर बंद है लगभग, तो उनको एडिशनल सर वर्क कैसे मिलेगा, उसके लिए सर क्या कोई प्लान कर रहे हैं? मनरेगा एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को काम मिलता है वैकल्पिक रोजगार के रूप में। लॉकडाउन की अवधि में वो काम बंद हुआ, लेकिन व्यक्ति मूलक जो कार्य हैं उन कार्यों को अभी हमने अलाउ रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना कुआं खोद रहा है, कोई व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री आवास बना रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति मूलक कार्य हैं वो देश भर में अभी चल रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत जितनी भी देनदारियां राज्यों की थी, चाहे वो मटेरियल की हों चाहे वो मजदूरी की हों, सारे पैसे केंद्र सरकार ने राज्यों को उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे गरीब की जेब में पैसा पहुंचे और इस परिस्थिति का सामना करने में वो सफल हो। हम लोगों ने राज्यों को आग्रह किया है कि वो अपना वर्क प्लान तैयार रखें। जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थितियों में छूट मिलेगी तो हम मनरेगा के काम को तेज़ी के साथ प्रारंभ करेंगे और मनरेगा के अंतर्गत आने वाले समय के लिए सभी राज्यों को हम लोगों ने कुल मिलाकर 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्रदान कर दी हैं। जैसे काम प्रारंभ होगा वैसे वैसे पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। ग्रामीण विकास की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो दूसरी योजना जो इस समय में कारगर रूप से चल रही है वो स्व सहायता समूह की है। स्व सहायता समूह का एक बड़ा वर्ग है, लगभग 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 6 करोड़ महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। इन सब महिलाओं ने इस कोरोना महामारी के समय किसी ने सैनिटाइज़र बनाया, किसी ने मास्क बनाया और करोड़ों की तादाद में ये उत्पादन करके उन्होंने अपने काम को भी आगे बढ़ाया, लेकिन जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को भी पूर्त करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। अभी तक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे वो 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते थे। अब इसकी सीमा बढ़ाकर बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक इनको लोन मिल सके, यह सुनिश्चित करने का काम हम लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट खुले थे उसमें 20 करोड़ 40 लाख अकाउंट महिलाओं के थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसी बहनें जो जनधन अकाउंट वाली हैं उन 20 करोड़ 40 लाख बहनों के खाते में 500 रुपए की 2 किस्तें भेजेंगे। तो पहली किस्त सारी बहनों के खाते में पहुंच गई है और 1000 बहनों ने तो उसको 1000 करोड़ रुपया बैंक से आहरण भी कर लिया है। दिव्यांग वृद्ध को जो पेंशन दी जाती है वो भी आरडी के माध्यम से दी जाती है, वो भी दिया जा रहा है। और पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो पात्र किसान हैं उनमें 7 करोड़ किसानों को हम लोगों ने पीएम किसान की 2000 रुपये की इस साल की किस्त भेज दी है और उससे भी नीचे लोगों को पैसा मिला है, तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से लोगों को हो रहा है। जी सर, कृषि में हम देखते हैं कि फल है, फूल है और भी सर कच्चे माल हैं। सर अभी लॉकडाउन में उसकी थोड़ा सा अवधि वगैरह जैसे जिस तरह से सर बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है,
तो उसके जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई कैसे आप कर रहे हैं सर? फलों की और फूलों की खेती ये एक तौर से कम अवधि वाली खेती होती है। तो फूलों की खेती का तो अभी इस समय नुकसान है, क्योंकि फूलों के लिए किसी भी प्रकार का बाज़ार उपलब्ध नहीं है। लेकिन फल के कृषकों को नुकसान ना हो, इसलिए हम लोगों ने MIS जो स्कीम है हमारी, उसको लागू किया है और राज्य और किसान दोनों मिलकर उस स्कीम का लाभ उठाकर फलों के किसान के नुकसान को कम कर सकते हैं। फलों की आवाजाही पूर्ण हो सके, इसके लिए सड़क परिवहन को भी अलाउ किया है और ट्रेन को भी इसमें रेल मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, और मैं समझता हूँ उनकी तकलीफ़ काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। इनाम मंडी के माध्यम से किसान और व्यापारी एक दूसरे के साथ में किस तरह से फसल का उत्पादन करने के बाद बार्गेनिंग कर सके और उसको बोली लगाकर किस तरह से बेचें। तो इसके लिए हमने नए कदम भी उठाए और अभी इसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टर्स को भी जोड़ दिया है, जिसमें लगभग 3.5 लाख ट्रकें भी उसके अंदर जोड़ी है। और अब व्यापारी आपस में तो जिस तरह से बोली लगाकर अनाज का बेचान पहले करते ही थे, लेकिन अब जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO और FPC है, उनको भी उससे जोड़ दिया गया है। तो अब उसके अंदर किसान को तुरंत अगर वो देना चाहता है अगर, तो वहीं से फ़ोटो अपलोड करके अपने उत्पादन जो है उसको फसल है उसका, और वो उसके ऊपर पोर्टल पे चढ़ाएगा तो वहीं से उसकी बोली लगाकर और उसके वो वहाँ से सीधा ट्रक में लोड करके और वो किसान भेज सकता है। तो ऐसा इनाम पोर्टल के अंदर भी हमने नए अपडेट किए हैं, जिससे कि किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और इस कोविड-19 के अंदर भी आज व्यापारी और किसान अपने घर बैठकर अपने उत्पादन को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वरदानकारी साबित भविष्य में होने वाला है और इसका किसान लाभ उठाने लगे हैं। ऐसा है कि इसमें मैंने कहा ना आपको, और कई नए अपडेट कर रहे हैं और भविष्य के अंदर किसान सीधा ही व्यापारी से जुड़ेगा। यहाँ बैठा वो दूसरे राज्य के अंदर भी अपने जो फसल है उसको बेच सकता है, अच्छी रेट कहाँ मिलती है। तो इसके लिए एक जिस तरह से ओला और ऊबर के अंदर जिस तरह से गाड़ी या जिसकी आवश्यकता होती है तो अपन मंगाते हैं, वैसे ही ट्रक का भी हमने उसमें 3.5 लाख ट्रकों का उसमें अपलोड किया है और भी इसको और बढ़ाएंगे, जिससे कि किसान को इसकी राहत मिलेगी। जैसे ही कोरोना की इस महामारी की वजह से देश के अंदर लॉकडाउन का फैसला हुआ, तब प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि क्योंकि किसान के लिए ये इस समय का वो समय है जिस समय उत्पादन
और फसल की कटाई का टाइम है, तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें निर्णय लेकर कृषि मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि मज़दूरों को इसमें एग्जम्पशन रखें और उसको हमने फ्री रखा। उसके बाद में कई मशीनरीज है जो बाहर से आती है, तो वो जो हमारे यंत्र हैं उनको लाने के लिए भी सरकार ने छूट दी कि अन्य राज्य से भी वो किसान इसका लाकर उपयोग कर सकते हैं। इसको हमने उससे बाहर रखा। और उसके बाद में किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 2000 रुपये देने हैं, तो वो भी हमने 7 करोड़ और 91 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये के हिसाब से किस्तें हमने पहुंचा दी और वो किसान को सीधा उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है। और उसके साथ ही किसानों के लिए खरीद केंद्र भी हमने राज्यों को निर्देशित कर दिया है, उनको एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप तुरंत किसानों की खरीद केंद्र स्थापित करें और किसानों की फसल को खरीदें। तो उसके लिए हमने पंचायत के स्तर पर अगर राज्य सरकार चाहे तो GSS जो कोऑपरेटिव है उसके माध्यम से भी वो खरीद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी किसान ध्यान रखे, ऐसी व्यवस्था भी उसमें की गई है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसान अपनी फसल का अपने पंचायत के स्तर पर वो निर्णय वहाँ पर जाकर बेच सकते हैं। तो हमने राज्य सरकारों को ये निर्देश कहा है कि आप अधिक से अधिक किसानों को सुविधा दें और जहाँ तक हो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो या अन्य एजेंसी के माध्यम से पंचायत स्तर पर खरीदें। ये राज्य सरकार का विषय है कि वो कैसी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जहाँ भी है इसकी खरीद शुरू हो चुकी है। और उसके बाद में कुछ राज्यों ने डिमांड थी कि इसको किसानों के लिए फसल जो 25 क्विंटल तक की खरीद करते थे तो उसको बढ़ाने की मांग की थी। तो उसके आधार पर अब कई राज्यों में जो मांग थी उसके आधार पर 40 क्विंटल की किसान फसल वहाँ पर ला सकता है। तो ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। इस तरह से हमने ये भी व्यवस्था की है कि किसानों को जो फसल बेचने के बाद पहले महीना 1.5 महीना तक पेमेंट उनको नहीं मिलता था, लेकिन अब जैसे ही किसान अपना फसल बेचेगा उसके जैसे ही हमारे पास में यहाँ रिपोर्ट आएगी दूसरे दिन तीसरे दिन, तो हम डेली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे हमारे यहाँ पर विभाग के द्वारा और उनको उसी दिन उसके खाते में किसान के खाते में पैसा पहुँच जाएगा। तो ये भी इस कोरोना के समय में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तो आज पूरा देश जिस तरह से आर्थिक स्थिति के अंदर देखें तो आज एकदम थम सा गया है, लेकिन एक कृषि विभाग है जहाँ किसान खेत में काम कर रहा है और अपना उत्पादन तैयार करने के बाद में मंडी तक लाने का काम कर रहा है और उसके बाद में बेचने का काम कर रहा है। तो आज अर्थव्यवस्था के अंदर देखें तो आज एक किसान ही एक योद्धा की तरह खेत के अंदर खड़ा है। इसको इनके समय में भी जिस तरह से आज देश के हमारे जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस के कर्मी हैं, वो जिस तरह से योद्धा के रूप में कोविड से संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह देश के अन्नदाता के रूप में अन्न देश का लोगों का पेट भरने के लिए किसान भी खेत के अंदर खड़ा है और उसके लिए वो सरकार ने सारी सुविधाएं की है कि किसान को कोई समस्या नहीं आए। प्रधानमंत्री जी ने आज भी लॉकडाउन के जो देश को संबोधन के अंदर भी किसान को प्राथमिकता में रखते हुए बात कही कि किसान को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, मज़दूरों को किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम किसानों के हित के इस कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर भी हम किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले करते जा रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों को इस बात की अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में गृह मंत्रालय द्वारा हमारे किसानों के लिए क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की कटाई, बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह न छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक-एक श्रमिक ही काम करें। फसल को छोटे-छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ न हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ SMS के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। लॉकडाउन नियमों का सख्ती से अनुपालन हो, इसको निरंतर मॉनिटर कर रही है। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है। 26 अप्रैल तक देश में लगभग 80% से अधिक गेहूं की खेती की कटाई हो चुकी है। 2000 से अधिक मुख्य मंडियां यानी 80% मंडियों का संचालन प्रारंभ हो गया है। दाल और तिलहन की खरीद जारी है। किसान रथ ऐप ने कृषक और व्यापारियों के बीच लॉकडाउन के दौरान खरीद एवं बिक्री को सरल कर दिया है। 80,000 से अधिक कृषक
और 70,000 से अधिक व्यापारी किसान रथ ऐप पर पंजीकृत हैं। मनरेगा के तहत भी कार्यों ने गति पाई है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन जैसे लार्ज कम्युनिटी असेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सर्वे के अनुसार लगभग 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 2,825 इकाइयां और इसके अलावा 350 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी क्रियाशील हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्यों से, ईंट भट्टों के संचालन से और सड़क परियोजनाओं इत्यादि के प्रारंभ होने से स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को फिर से रोजगार मिल रहा है। ये आवश्यक है कि इन सब कार्यों को करते हुए हम सावधानी बरतें, राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना तथा स्वच्छता नियमों का और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना। जैसे मैंने आप सबके साथ साझा किया था, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों ने संबंधित राज्यों में पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी थे, सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी स्पेशलिस्ट थे। उनकी एक्सपर्टीज हम राज्यों के साथ शेयर करना चाह रहे थे, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोविड-19 के नियंत्रण में सफलता पा सके। इसी के साथ आज के अंक में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारी दी गई है वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर। नमस्कार। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। देश के चुनिंदा शहरों में से एक मैसूर, कर्नाटक के इस शहर का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है। यहाँ की मिट्टी भी काफी उपजाऊ है। मैसूर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक गांव है जिमारा हल्ली। यहाँ के किसान सिदप्पा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। बेहद कम पानी से इन्होंने ऐसी पैदावार ली कि बाकी किसान भी इनके नुस्खे के कायल हो गए हैं। सिदप्पा ने मुश्किलों को दरकिनार करते हुए अपनी जमीन से बढ़िया मुनाफा कमाया और समृद्ध किसानों की फहरिस्त में शुमार हो गए। दरअसल सिदप्पा ने अपनी जमीन और पानी की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए फसलों का चयन किया। पहले ये भी बाकी किसानों की तरह रागी, ज्वार, धान और गन्ने की खेती करते थे, लेकिन इन सभी फसलों में पानी की काफी जरूरत होती थी। लिहाजा सिदप्पा ने बारीकी से गौर किया कि आखिर ये कौन सी ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिनमें इनकी आमदनी भी अच्छी हो और फसल के दौरान पानी की भी कम जरूरत पड़े। सिदप्पा ने इसके लिए इलाके के कृषि अधिकारियों और जानकारों से बातचीत की। पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद सिदप्पा ने यह तय किया कि वो अपने खेतों में नारियल का बाग लगाएंगे।
ಅದರಿಂದ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ हमारे पिताजी पुराने तरीके से खेती करते थे. हम बहुत परेशानी में थे. फिर हमने अलग तरीके से खेती करने का मन बनाया. कृषि अधिकारियों से मुलाकात की. अब कम लागत में अच्छी उपज ले रहे हैं. ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ. सिदप्पा ने नारियल का बाग इस तरह लगाया ताकि इनके बाग में पूरे साल फल रहें। इसके लिए अलग अलग मौसम में फलने वाले पौधों का चयन किया गया। इनके बाग में नारियल के ज्यादातर पेड़ उस प्रजाति के हैं जिन पर 12 महीने फल रहता है। नीचे का फल पकता रहता है और पेड़ के अंदर से छोटे छोटे फल निकलते रहते हैं। इस तरह नारियल तोड़ने और बेचने का सिलसिला भी पूरे साल तक चलता रहता है। नारियल की खेती से सिदप्पा को पूरे साल आमदनी होती रहती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि नारियल की खेती में कीटनाशक और महंगे खाद की जरूरत नहीं पड़ती। पानी की पूर्ति भी बरसात से ही हो जाती है। नारियल के साथ साथ ये इन फसलों से भी मुनाफा कमाने लगे, जैसे धान, ज्वार और रागी। जिस जमीन से किसान 1 या 2 फसल लेते, उस जमीन से सिदप्पा 3 से 4 फसलें लेने लगे। खेती के साथ साथ नारियल से भी इन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। नारियल के पेड़ों से इनके घर का खर्च चलने लगा और दूसरी फसलों को बेचकर जो पैसे इकट्ठे होते, उसे जमा करके सिदप्पा जमीन खरीदते। गांव के लोग अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि जो काम बड़े भाई नहीं कर पाए, वो काम सबसे छोटे ने कर दिखाया। अब तो आलम ये है कि सिदप्पा दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। दूर दराज के गांव से आए किसान इनसे इनकी कामयाबी का फलसफा पूछते हैं और सिदप्पा उन सभी को कड़ी मेहनत का मूल मंत्र देते हैं। सिदप्पा ने अपने साथ साथ बहुत से लोगों का भविष्य भी सुधारा है। गांव के जो गरीब मजदूर काम की तलाश में दूर दराज निकल जाते थे, आज सिदप्पा की वजह से उन्हें घर बैठे रोजगार मिल गया है। इनके खेतों पर 12 महीने कुछ न कुछ काम जरूर लगा रहता है और मजदूरों को भी रोजगार का साधन मिल ही जाता है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।